India Legal presents Courts Roundup. डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। करूर भगदड़ मामले में डीएमके ने सुप्रीम कोर्ट में हस्तक्षेप याचिका दायर की। मुख्यमंत्री विजय के बयानों पर रोक लगाने की मांग। जांच पर सार्वजनिक टिप्पणी करने से रोकने की भी है मांग। मेघालय हनीमून मर्डर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सोनम रघुवंशी से जवाब मांगा, नोटिस जारी। मेघालय सरकार ने जमानत रद्द करने की जोरदार मांग की। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के जमानत आदेश पर सवाल उठाए। सुप्रीम कोर्ट ने डिस्कॉम ऑडिट पर यथास्थिति बनाए रखने का दिया आदेश। फिलहाल सीएजी और चार्टर्ड अकाउंटेंट दोनों ऑडिट नहीं करेंगे। अदालत 6 अगस्त 2025 फैसले की व्याख्या करेगी। प्रीति जिंटा ने डीपफेक सामग्री पर रोक की मांग की। मामले पर बॉम्बे हाईकोर्ट पर 6 जुलाई को आदेश पारित करेगा। अदालत ने आपत्तिजनक सामग्री हटाने का तंत्र बनाने को कहा। गूगल मेटा से आपत्तिजनक लिंक हटाने पर सहमति जताई। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा और कोर्ट्स राउंडअप में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कोर्ट्स राउंडअप में अगले आधे घंटे हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और तमाम निचली अदालतों की खबरों को आपके सामने रखेंगे। तो शुरू करते हैं कोर्ट्स राउंडअप। India Legal presents Courts Roundup. कोर्ट से जुड़ी खबरों का रुख करेंगे, जहां डीएमके ने 2025 के करूर भगदड़ मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक हस्तक्षेप याचिका दायर कर टीवी के प्रमुख और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय और टीवीके के अन्य मंत्रियों को मामले की जांच पर सार्वजनिक टिप्पणी करने से रोकने की मांग की है। ये मामला टीवीके की एक रैली के दौरान हुई भगदड़ से जुड़ा है, जिसमें 41 लोगों की मौत हुई थी और 142 लोग घायल हुए थे। डीएमके के संगठन सचिव आरएस भारती द्वारा दायर इस आवेदन में मुख्यमंत्री विजय के अलावा टीवीके के मंत्री आधाराव अर्जुना, बुसी आनंद और सीटी निर्मल कुमार सहित अन्य संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ भी निर्देश जारी करने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि जांच पूरी होने तक इन लोगों को मामले के गुणदोष पर कोई सार्वजनिक बयान देने से रोका जाए। याचिका में यह भी अनुरोध किया गया है कि राज्य सरकार मृतकों और घायलों के परिवारों को किसी भी प्रकार के सरकारी लाभ, सरकारी आदेश या अनुकंपा नियुक्ति देने से पहले आवश्यक सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करें। डीएमके ने अपनी याचिका में मीडिया रिपोर्टों का हवाला देते हुए ये कहा है कि मुख्यमंत्री विजय के नेतृत्व वाली तमिलनाडु सरकार करूर भगदड़ में प्रभावित 41 परिवारों में से प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने पर विचार कर रही है। याचिका में यह भी कहा गया है कि इससे पहले मुख्यमंत्री विजय ने मृतकों के परिजनों को 20-20 लाख रुपए तथा घायलों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता भी दी थी, जबकि इस मामले में आपराधिक कार्यवाही लंबित थी। डीएमके का कहना है कि इस तरह के बयान जनता के बीच ये धारणा बनाने के उद्देश्य से दिए गए हैं कि करूर भगदड़ की घटना के लिए डीएमके और उसका नेतृत्व जिम्मेदार था। याचिका में यह भी बताया गया है कि करूर भगदड़ मामले में दर्ज आपराधिक मुकदमे में आधाराव अर्जुना स्वयं भी एक आरोपी हैं। अगली कोर्ट से जुड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां मेघालय के चर्चित हनीमून मर्डर केस में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी पत्नी सोनम रघुवंशी को बड़ा झटका देते हुए उससे जवाब तलब किया है। जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस शील नागू की पीठ ने मेघालय सरकार की उस याचिका पर सुनवाई की, जिसमें ट्रायल कोर्ट और बाद में हाई कोर्ट द्वारा दी गई जमानत को रद्द करने की मांग की गई है। अदालत ने सोनम को नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने को कहा और मामले की अगली सुनवाई 9 जुलाई के लिए निर्धारित कर दी है। सुनवाई के दौरान मेघालय सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस मामले को एक पूर्व नियोजित और बेहद जघन्य हत्या बताया।
उन्होंने अदालत को बताया कि आरोपों के अनुसार सोनम रघुवंशी अपने पति राजा रघुवंशी को हनीमून के बहाने मेघालय ले गई, जहां पहले से तय साजिश के तहत कथित प्रेमी राज कुशवाहा और 3 अन्य आरोपियों की मदद से उसकी हत्या कर दी गई। इसके बाद शव को गहरी खाई में फेंक दिया गया और सोनम घटनास्थल से फरार होकर उत्तर प्रदेश पहुंच गई, जहां से उसे गिरफ्तार किया गया है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने भी मेघालय हाई कोर्ट के फैसले पर प्रथम दृष्टया गंभीर सवाल उठाए। पीठ ने कहा कि पहली नजर में ऐसा नहीं लगता कि ये ऐसा मामला है जिसमें आरोपी को गिरफ्तारी के आधार बिल्कुल बताए ही नहीं गए थे। अदालत ने यह भी संकेत दिया कि हाईकोर्ट ने उपलब्ध रिकॉर्ड और महत्वपूर्ण तथ्यों पर पर्याप्त विचार नहीं किया है। शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट के जमानत आदेश पर रोक लगाने के पक्ष में दिखाई दिया, यहाँ तक कि अदालत ने मौखिक रूप से कहा कि उनके मन में हाईकोर्ट के आदेश को लेकर गंभीर शंकाएं हैं। लेकिन अब ये जानकारी दी गई कि सोनम रघुवंशी पहले ही जेल से रिहा हो चुकी हैं। तब अदालत ने स्पष्ट किया कि वो उसे दोबारा गिरफ्तार करने का आदेश फिलहाल नहीं देगी। पीठ ने कहा कि यदि आरोपी पहले से रिहा है तो इस स्तर पर उसे वापस जेल भेजने का आदेश देना उचित नहीं होगा। पूरे विवाद की जड़ उस प्रक्रियागत त्रुटि में है जिसके आधार पर ट्रायल कोर्ट ने सोनम को जमानत दी थी। अदालत ने कहा था कि इस त्रुटि के कारण आरोपी को गिरफ्तारी के वास्तविक आधार सही तरीके से नहीं बताए गए और ये उसके संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है। मेघालय हाईकोर्ट ने भी इसी आधार को स्वीकार करते हुए ट्रायल कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। हाईकोर्ट ने कहा कि पुलिस द्वारा दिया गया गिरफ्तारी के आधार वाला फॉर्म केवल एक सामान्य प्रारूप यानी कि जेनेरिक चेकलिस्ट था, जिसमें कई असंबंधी विकल्प मौजूद थे और आरोपी के खिलाफ वास्तविक आरोपों का स्पष्ट विवरण नहीं था। अदालत ने यह भी कहा कि बार बार गलत धारा लिखे जाने के ये स्पष्ट होता है कि जांच एजेंसी ने आवश्यक सावधानी और गंभीरता नहीं बरती। हालांकि राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में इन निष्कर्षों का जोरदार विरोध किया। सरकार ने दलील दी कि सोनम रघुवंशी को गिरफ्तारी के आधार 5 अलग अलग दस्तावेजों के माध्यम से बताए गए थे। इतना ही नहीं, गाजीपुर के ट्रांजिट रिमांड आदेश और बाद में सोहरा की मजिस्ट्रेट अदालत के रिकॉर्ड में भी ये दर्ज है कि आरोपी को गिरफ्तारी का कारण पूरी तरह मालूम था। इसलिए केवल टाइपिंग की एक त्रुटि को आधार बनाकर जमानत देना कानून की दृष्टि से उचित नहीं कहा जा सकता। सरकार ने यह भी अदालत के सामने रखा कि सोनम ने अपनी पहली 3 जमानत याचिकाओं में कभी ये शिकायत नहीं की कि उसे गिरफ्तारी के आधार नहीं बताए गए थे। उन सभी याचिकाओं में हत्या की सही धारा 103 का उल्लेख भी किया गया था। ऐसे में चौथी जमानत अर्जी में अचानक इस तकनीकी आधार को उठाकर राहत हासिल करना न्याय संगत नहीं माना जा सकता। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण सिद्धांत भी दोहराया। अदालत ने कहा कि भारतीय आपराधिक न्याय व्यवस्था में जमानत नियम है और जेल अपवाद, चाहे अपराध कितना भी गंभीर क्यों न हो। लेकिन साथ ही पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि जमानत देते समय अदालत ने महत्वपूर्ण तथ्यों, उपलब्ध साक्ष्यों या कानूनी पहलुओं की अनदेखी की है तो ऐसे आदेश की न्यायिक समीक्षा और आवश्यकता पड़ने पर उसे रद्द भी किया जा सकता है। अब इस बहुचर्चित मामले में सबकी नजर 9 जुलाई की सुनवाई पर टिकी है, जब सुप्रीम कोर्ट आरोपी के जवाब पर विचार करते हुए जमानत को लेकर आगे का फैसला करेगा। इसी मामले पर ज्यादा जानकारी देंगी इंडिया लीगल रिसर्चर दीपांजलि जैन। दीपांजलि, बताइए क्या कुछ जानकारी है इस केस से जुड़ी हुई। नमस्कार। आज सुप्रीम कोर्ट ने सोनम रघुवंशी हनीमून मर्डर केस में एक महत्वपूर्ण सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने सोनम को मिली बेल पर तुरंत स्टे लगाने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा क्योंकि सोनम पहले ही जेल से रिलीज हो चुकी हैं, इस स्टेज पर बेल पर स्टे लगाना उचित नहीं होगा। हालांकि ऑनरेबल जस्टिस MM सुंदरेश एंड ऑनरेबल जस्टिस शील लागू की बेंच ने मेघालय हाईकोर्ट के फैसले पर पहली नज़र में गंभीर सवाल उठाए। कोर्ट ने कहा अगर सोनम रिलीज ना हुई होती तो बेल ऑर्डर पर स्टे लगाया जा सकता था। राज्य की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी कि अरेस्ट मेमो में सेक्शन 103 BNS की जगह गलती से सेक्शन 403 लिख दिया गया था, तो सिर्फ और सिर्फ एक टाइपोग्राफिकल एरर था और इस आधार पर बेल नहीं मिलनी चाहिए थी। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट ऑफ मेघालय की पिटीशन पर नोटिस जारी कर दिया है और बेल की लीगैलिटी पर आगे सुनवाई करेगा। धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद दीपांजलि, केस से जुड़ी तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए। अगली कोर्ट से जुड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की बिजली वितरण कंपनियों के ऑडिट को लेकर चल रहे विवाद में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। अदालत ने कहा कि जब तक वो अपने 6 अगस्त 2025 के फैसले के दायरे और आशय की व्याख्या नहीं कर लेती, तब तक न तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और न ही कोई स्वतंत्र चार्टर्ड अकाउंटेंट इस ऑडिट की प्रक्रिया आगे बढ़ाएगा।
जस्टिस के.वी. विश्वनाथन और जस्टिस श्री चंद्रशेखर की पीठ दिल्ली विद्युत नियामक आयोग की उन अपीलों पर सुनवाई कर रही थी जिनमें अपीलीय विद्युत न्यायाधिकरण के आदेशों को चुनौती दी गई है। APTEL ने अपने फैसले में कहा था कि DRC ऑडिट का कार्य CAG को नहीं सौंप सकता और इसके बजाय उसे एक स्वतंत्र चार्टर्ड अकाउंटेंट नियुक्त करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई तक APTEL के फैसले के उस हिस्से पर रोक लगा दी जिसमें DRC को चार्टर्ड अकाउंटेंट नियुक्त करने का निर्देश दिया गया था। साथ ही अदालत ने CAG को भी ऑडिट की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ाने का आदेश दिया। मामले की अगली सुनवाई 15 जुलाई को होगी। अदालत ने यह भी कहा कि चूंकि उसके अपने 6 अगस्त 2025 के फैसले की व्याख्या का प्रश्न सामने आया है, इसलिए मामले को उपयुक्त पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करने के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश के पास भेजा जाए। ये विवाद सुप्रीम कोर्ट के 6 अगस्त 2025 के उस ऐतिहासिक फैसले से जुड़ा है जो 2011 से 2014 के बीच DERC द्वारा जारी टैरिफ आदेशों से संबंधित कई मामलों पर दिया गया था। उस फैसले में अदालत ने पाया था कि देश भर में बिजली नियामकों के पास नियामकीय परिसंपत्तियां 1.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो चुकी थी, जिसमें से लगभग 27 करोड़ 200 लाख रुपए केवल दिल्ली से संबंधित थे। समस्या के समाधान के लिए सुप्रीम कोर्ट ने देश भर के बिजली नियामक आयोगों को निर्देश दिया था कि बिजली दरें वास्तविक लागत के अनुरूप रखी जाएं। नियामकीय परिसंपत्तियों के निपटान के लिए समय सीमा तय की जाए और भविष्य में ऐसी देनदारियों के दोबारा जमा होने से रोकने के लिए स्पष्ट कार्य योजना बनाई जाए। इसी फैसले के तहत सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया था कि अब ये पता लगाने के लिए सख्त और गहन ऑडिट कराया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इन्हीं निर्देशों के अनुपालन में दिल्ली के उपराज्यपाल ने 5 मार्च 2026 को CAG से ऑडिट कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी। इस निर्णय को APTEL में चुनौती दी गई, जिसने कहा कि DERC द्वारा ऑडिट का कार्य CAG को सौंपना वैधानिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। DERC की पुनर्विचार याचिकाएं भी APTEL ने खारिज कर दी थी, जिसके बाद आयोग ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। सुनवाई के दौरान DERC के ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने तर्क दिया था कि सुप्रीम कोर्ट के अगस्त 2025 के फैसले में जिस ऑडिट का निर्देश दिया गया था उसे पूरे किए बिना बिजली उपभोक्ताओं से नियामकीय परिसंपत्तियों की वसूली नहीं की जा सकती। वहीं बिजली वितरण कंपनियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने इस व्याख्या का विरोध किया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस विवाद का समाधान उसके 6 अगस्त 2025 के फैसले की सही व्याख्या पर निर्भर करता है। इसलिए मामले को उचित पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करने के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश के पास भेजा जाएगा। साथ ही अदालत ने स्पष्ट कर दिया कि अगले आदेश तक न तो CAG और न ही कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट दिल्ली के डिस्कॉम का ऑडिट करेगा। कोर्ट से जुड़ी खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां बॉलीवुड अभिनेत्री प्रीति जिंटा ने अपने नाम और छवि का इस्तेमाल कर AI से तैयार किए गए डीप फेक वीडियो, मॉर्फ्ड तस्वीरों और अन्य फर्जी सामग्री के प्रसार पर रोक लगाने के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने इस तरह की सामग्री के प्रकाशन और प्रसार पर रोक लगाने की मांग करते हुए अदालत से स्थायी निषेधाज्ञा देने का अनुरोध किया है। जस्टिस माधव जमदार ने 3 जुलाई को सुनवाई के दौरान संकेत दिया कि वो इस मामले में सोमवार 6 जुलाई को आदेश पारित करेंगे। इससे पहले अदालत ने सभी पक्षों को निर्देश दिया कि वे आपस में विचार विमर्श कर ऐसा व्यवहारिक तंत्र तैयार करें जिसके माध्यम से आपत्तिजनक सामग्री को वेबसाइटों और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से प्रभावी ढंग से हटाया जा सके। प्रीति जिंटा ने अपनी याचिका में गूगल और मेटा समेत कई इंटरनेट मध्यस्थों, डोमेन नेम रजिस्ट्रार और कथित उल्लंघनकर्ताओं को पक्षकार बनाया है। उन्होंने अदालत को बताया कि विभिन्न ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उनके नाम और चेहरे का इस्तेमाल करते हुए AI आधारित डीप फेक वीडियो, मॉर्फ्ड तस्वीरें और चैटबॉट शैली की फर्जी सामग्री प्रसारित की जा रही है। प्रीति जिंटा की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता वेंकटेश धोंड ने अदालत को बताया कि AI से तैयार किए गए डीपफेक की गुणवत्ता लगातार बेहतर होती जा रही है, जिससे आम लोगों के लिए असली और नकली सामग्री में अंतर करना कठिन हो रहा है। उन्होंने अदालत से आग्रह किया कि वो बिना दूसरी ओर को सुने तत्काल आदेश पारित कर सभी ज्ञात वेबसाइटों और इंटरनेट मध्यस्थों को याचिका में चिन्हित उल्लंघनकारी सामग्री हटाने का निर्देश दिए। ढोंड ने अदालत में अज्ञात उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ जॉन डो,
आदेश जारी करने का भी अनुरोध किया, ताकि जिन लोगों की पहचान अभी तक नहीं हो सकी है उन्हें भी इस तरह की अनधिकृत सामग्री पोस्ट करने से रोका जा सके। उन्होंने ये भी मांग की है कि अदालत सभी उल्लंघनकर्ताओं को प्रीति जिंटा से संबंधित किसी भी अनधिकृत सामग्री के प्रकाशन या प्रसार से रोकने का व्यापक आदेश जारी करे। वहीं गूगल और मेटा की ओर से पेश वकीलों ने अदालत को बताया कि उन्हें वादी द्वारा चिन्हित मॉफ या अश्लील सामग्री वाले लिंक हटाने पर कोई आपत्ति नहीं है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि अदालत ऐसा कोई व्यापक आदेश जारी न करे जिससे उन्हें सभी सामग्री की सक्रिय निगरानी करने या ऐसी सामग्री भी हटाने की बाध्यता हो जो कानून का उल्लंघन नहीं करती हो। उनका कहना था कि याचिका में जिन कुछ URL का उल्लेख किया गया है उनमें आपत्तिजनक सामग्री मौजूद नहीं है। एक डोमेन नेम रजिस्ट्रार की ओर से अदालत को बताया गया कि उसका कार्य केवल डोमेन नामों का पंजीकरण करना है। वो उन URL पर कार्रवाई नहीं कर सकता जिनके माध्यम से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर होस्ट की गई सामग्री तक पहुंचा जाता है। जस्टिस माधव जमदार ने कहा कि अदालत का कोई भी आदेश ऐसा होना चाहिए जिससे केवल आपत्तिजनक सामग्री को निशाना बनाया जाए और वैध ऑनलाइन सामग्री प्रभावित न हो। उन्होंने ये भी माना कि प्रथम दृष्टया इस मामले में सुरक्षा संबंधी आदेश देने की आवश्यकता है। हालांकि उन्होंने सभी पक्षों के वकीलों को निर्देश दिए कि वे मिलकर ऐसा व्यवहारिक प्रोटोकॉल तैयार करें जिसके तहत वास्तविक रूप से आपत्तिजनक सामग्री हटाई जा सके, जबकि वैध और कानूनी सामग्री को बिना वजह प्रभावित न किया जाए। अगली कोर्ट से जुड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र की शिकायत अपीलीय समिति को निर्देश दिया कि वो यूट्यूबर ध्रुव राठी के उस वीडियो को हटाने की मांग से जुड़ी अपील पर 15 दिनों के भीतर फैसला करें जिसमें कथित तौर पर कहा गया है कि भगवान राम, माता सीता और भगवान कृष्ण मांस और शराब का सेवन करते थे। GSE केंद्र सरकार द्वारा गठित एक वैधानिक समिति है जहां सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और अन्य ऑनलाइन मध्यस्थों द्वारा ऑनलाइन सामग्री या खातों से संबंधित शिकायतों पर लिए गए निर्णयों के खिलाफ अपील की जा सकती है। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने कहा कि GSE अपना निर्णय अदालत को सूचित करते हुए पारित करेगी। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि यदि अदालत के इस आदेश की अवहेलना की गई तो उसे गंभीरता से लिया जाएगा। अदालत ने यह आदेश अधिवक्ता अमिता सचदेवा द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किया। याचिका में कहा गया है कि यह वीडियो अत्यंत अपमानजनक, भड़काऊ और सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील है। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा ने अदालत को बताया कि यूट्यूब जैसे ऑनलाइन मध्यस्थों का ये कानूनी दायित्व है कि वे आवश्यक सावधानी बरतें, जिसमें आपत्तिजनक सामग्री को हटाना भी शामिल है। वहीं गूगल की ओर से पेश वकील ने अदालत को बताया कि कंपनी इस मामले में पहले ही अमिता सचदेवा को अपना जवाब दे चुकी है और वो इस निर्णय के खिलाफ GSE के समक्ष अपील भी दायर कर चुकी है। इसके बाद हाईकोर्ट ने GSE को निर्देश दिया कि वो इस अपील पर 15 दिनों के भीतर निर्णय लें। अगली कोर्ट से जुड़ी खबर, जहां दिल्ली हाई कोर्ट ने जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस लिमिटेड या जी से उस याचिका पर जवाब मांगा है जिसमें कहा गया है कि भारत में विशेष रूप से ZEE5 पर प्रसारित किए जा रहे फीफा विश्व कप 2026 का ऑनलाइन प्रसारण दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए सुलभ नहीं है। भारत में फीफा विश्व कप 2026 के प्रसारण के विशेषाधिकार जी के पास है। दृष्टिबाधित अधिवक्ता और दिव्यांग अधिकार विशेषज्ञ राहुल बजाज ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर मांग की है कि फीफा विश्व कप का प्रसारण दिव्यांगजनों, विशेषकर दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए भी समान रूप से सुलभ बनाया जाए। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने मामले में जी को नोटिस जारी किया है। अदालत ने जी को ये भी निर्देश दिया है कि वो डिजिटल सुगमता से संबंधित भारतीय मानक ब्यूरो के प्रासंगिक मानकों का पालन सुनिश्चित करे। राहुल बजाज ने अपनी याचिका में कहा है कि फीफा विश्व कप अत्यधिक सार्वजनिक महत्व का आयोजन है और वो भी अन्य लोगों की तरह समान शर्तों पर इस प्रतियोगिता का आनंद लेना चाहते थे। याचिका के अनुसार उन्होंने टूर्नामेंट शुरू होने पर ZEE5 की सदस्यता खरीदी, लेकिन दृष्टिबाधित होने के कारण ये सदस्यता भी उन्हें दूसरे लोगों की सहायता से लेनी पड़ी। उन्होंने कहा कि ZEE5 प्लेटफॉर्म पर मौजूद अनेक तकनीकी बाधाओं के कारण उनके लिए OTT प्लेटफॉर्म पर फीफा विश्व कप के मैच देख पाना पूरी तरह असंभव हो गया है। उन्होंने अदालत को बताया कि इस संबंध में उन्होंने पहले जी को कानूनी नोटिस भी भेजा था, लेकिन कंपनी ने अपनी कानूनी जिम्मेदारियों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया।
इसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट का रुख करते हुए कई निर्देश जारी करने की मांग की है। उन्होंने अदालत से अनुरोध किया है कि जी को सरकारी मान्यता प्राप्त ऑडिटर से प्लेटफॉर्म का विस्तृत एक्सेसिबिलिटी ऑडिट कराने और सभी बाधाओं की रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जाए। साथ ही Z5 प्लेटफॉर्म को निर्धारित समय सीमा के भीतर भारतीय मानकों के अनुरूप पूरी तरह विकसित किया जाए, ताकि स्क्रीन रीडर जैसी सहायक तकनीकों की मदद से दृष्टिबाधित व्यक्ति स्वतंत्र रूप से इसका उपयोग कर सकें। याचिका में यह भी मांग की गई है कि Z5 अपने पूरे संचालन काल के दौरान प्लेटफॉर्म को दिव्यांगजनों के लिए सुलभ बनाए रखे। मामले की अगली सुनवाई 17 सितंबर को होगी। वहीं फीफा विश्व कप 2026 का समापन 19 जुलाई को होना है। ये थी कोर्ट से जुड़ी हुई खबरें। अब आइए इंडिया लीगल वेब रिपोर्टर से समझें कि उपासना स्थल या अधिनियम 1991 क्या है और प्राचीन धार्मिक स्थलों से जुड़े विवादों पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। क्या आप जानते हैं कि भारत में एक ऐसा कानून है जो पुराने मंदिर, मस्जिद और दूसरे धार्मिक स्थलों से जुड़े विवादों में बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। इसका नाम है प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। इस एक्ट की सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजन है सेक्शन 3 और सेक्शन 4। सेक्शन 3 कहता है किसी भी प्लेस ऑफ वर्शिप का रिलीजियस कैरेक्टर एकदम से दूसरे धर्म में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है। वहीं सेक्शन 4 कहता है कि 15 अगस्त 1947 को किसी भी धार्मिक स्थल का जो रिलीजियस कैरेक्टर था वही माना जाएगा और उसे बदलने के लिए केसेस पर कानूनी रोक है, कुछ लिमिटेड एक्सेप्शन को छोड़कर। हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सैयद राशिद अली एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड अदर्स मामले में कहा कि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट सिर्फ रिलीजियस कैरेक्टर बदलने से रोकता है। अगर सरकार रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट या किसी और पब्लिक पर्पज के लिए धार्मिक जमीनों का एक्विजिशन करती है तो सिर्फ इस वजह से इस एक्ट को वायोलेशन नहीं माना जाएगा। फिलहाल प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज की गई है और इस पर सुनवाई जारी है। कोर्ट का फिलहाल फैसला है कि कानून की भविष्य की व्याख्या के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। डू फॉलो अस फॉर मोर लीगल अपडेट्स। तो फिलहाल कोर्ट्स राउंड अप में बस इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.